नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एशिया महाद्वीप में मिट्टियों का वर्गीकरण। चूँकि मिट्टी आर्थिक भूगोल का एक भाग है, इसलिए हमें एशिया की बढ़ती हुई जनसंख्या अपनी उदर पूर्ति के लिए पूर्णतः कृषि पर ही आधारित है और कृषि का उत्पादन मूल रूप से मिट्टी पर निर्भर करता है। मिट्टी मानव की अनिवार्य संपत्तियों में से एक है। जल के साथ मिलकर मिट्टी मानव के दो आवश्यक साधनों की पूर्ति करती है और इन्हीं दो साधनों पर मानव का समस्त जीवन निर्भर है। एशिया महाद्वीप के लिए तो मिट्टी इसलिए और भी अधिक महत्व रखती है क्योंकि इस महाद्वीप का प्रधान व्यवसाय कृषि है। आज की एशिया महाद्वीप को अधिकांशतः हम 63% से भी अधिक जनसंख्या को कृषि कार्य में देखते हैं। आज भी हम इस बात को कह सकते हैं कि 2/3 जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी पर ही निर्भर है। एशिया के मानव जीवन एवं आर्थिक स्वरूप दोनों में यहाँ की मिट्टी तथा जलवायु का स्पष्ट रूप से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए हमें मिट्टी का अध्ययन करना जरूरी होता है। मिट्टी की अगर हम बात करें परिभाषाओं की, तो पहली परिभाषा ह्यूग बेनेट, जिसने कहा था कि मिट्टी भूतल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति के अंशों के योग से बनती है। अर्थात दो चीज़ें ली इन्होंने। नंबर एक तो पेरेंटल रॉक्स ली और दूसरा इसमें लिया वनस्पति का अंश, क्योंकि पेरेंटल रॉक्स और वनस्पति के दो अंश से ही मिट्टी के मूल रूप का हमें पता चलता है। इसी तरीके से विलवॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही शुरू होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट में इसी बात पर जोर दिया था कि भाई मिट्टी मानव के लिए अति उपयोगी है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से होता है और इसके ऊपर जलवायु की दशाएं बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। चट्टानों के चूर्ण में वनस्पति का सड़ा गला अंश मिलता है। वनस्पति के अंश तथा जलवायु के प्रभाव के कारण ही इन कणों का रंग परिवर्तित होता है। खनिज पदार्थों के कण जल में घुलकर मिल जाते हैं। इसमें जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस आदि सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। खनिजों का रूप जैसे जेली की भांति होता है, जिसे कोलाइड कहते हैं। इनके ऊपर उर्वरा शक्ति निर्भर करती है। अब हम बात करेंगे मिट्टियों के वर्गीकरण की। मिट्टियों के वर्गीकरण में मुख्यतः 5 आधार इसके लिए गए हैं। नंबर 1, मूल शैल के अनुसार जो पेरेंटल रॉक्स होती है उससे किस तरीके की मिट्टी बनती है। उससे मुख्यतः ग्रेनाइट, लावा और चूना पत्थर, क्योंकि जिन चट्टानों में ये चीज़ें पाई जाती हैं उसी प्रकार की वहाँ पर मिट्टी का भी निर्माण होता है। एक हम अध्ययन करेंगे इसमें कणों के आधार पर। कणों के आधार पर सूक्ष्म कण वाली मिट्टी जैसे कि क्ले, जिसको कि हम चीका बोलते हैं, जिसमें कि पानी इसके नीचे नहीं जा सकता। पानी कहाँ रहता है? ऊपरी धरातल पर ही रहता है। दूसरी दोमट मिट्टी, मध्यम कण वाली मिट्टी, जिसमें पानी परकुलेट हो सकता है। और एक है रेतीली मिट्टी, जो कि रेगिस्तानी भागों में, खासकर राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें कण बड़े होते हैं और एक स्पंज की भांति ये कार्य करती है। पानी परकुलेट होकर इसमें कहाँ होता है? नीचे की तरफ चला जाता है। दूसरा वर्गीकरण है रंग के अनुसार। रंग के अनुसार में 3, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। लाल मिट्टी जिसमें ऑक्साइड होता है लोहे का। लोहे के अंश जहाँ होते हैं वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है और उससे मिट्टी बारिश के समय मिट्टी अपना रंग बदल लेती है और वो लाल हो जाती है। जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट अधिक हुए हैं वहाँ पर धरती के नीचे से मिनरल्स से युक्त मिट्टियाँ निकलती हैं और उनका रंग कालापन लिए हुए होता है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। ऐसी मिट्टी काली मृदा या रैगड मिट्टी के नाम से भी कही जाती हैं। एक है पीली मिट्टी। लोएस के पठारों से निकलने वाली नदी जब अपने अपर्दन कार्य को करके लाती है तो लोएस के पठार का रंग पीला है और उससे जो मिट्टी निकल के आई वो कहलाई पीली मिट्टी। तीसरा वर्गीकरण हमारा, नेक्स्ट 4th वर्गीकरण है हमारा समय के अनुसार। समय के अनुसार 2 प्रकार की होती है, मैच्योर्ड और इमैच्योर्ड, अर्थात परिपक्व मिट्टियाँ और अपरिपक्व मिट्टियाँ।
परिपक्व मिट्टी में काली मृदा होती है, जो कि प्रथम मृदा कही जाती है, क्योंकि ये धरती के नीचे से निकलती है, अर्थात ज्वालामुखी उद्गारों के समय इस मिट्टी का निर्माण होता है। और इमेच्योर मृदा या इमेच्योर सॉइल होती है कांप मिट्टी। जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय नदियाँ अपने साथ अपरदित पदार्थ को लाती हैं और उस अपरदित पदार्थ को मैदानी भागों में बिछा देती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कांप मिट्टी या नवीन कांप के नाम से भी उसको जाना जाता है। पाँचवा हमारा वर्गीकरण है उच्चावच के अनुसार। उच्चावच के अनुसार पर्वतीय भागों में जो मिट्टी पाई जाती है, अर्थात पर्वतीय ढालों पर, अर्थात सीढ़ीदार खेतों में जो मिट्टी पाई जाती है वो कहलाती है पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट है मैदानी मिट्टी। मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी मैदानी मिट्टी पाई जाती है, और समुद्र तट के किनारे पाई जाने वाली बजरी युक्त मृदा समुद्र तटीय मृदा कही जाती है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मृदा के रूप में 5 प्रकार का अध्ययन किया जाता है, और एशिया के संदर्भ में हम इन सब के मिले जुले रूप का ही अध्ययन करेंगे। पर एशिया के अध्ययन करने से पूर्व हम मृदा परिच्छेदिका की बात करेंगे कि मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। मृदा की विभिन्न विशेषताओं का सूचक मृदा परिच्छेदिका होती है। जैसे कि हमारी आप स्लाइड में देख रहे हैं, जब मृदा निर्माण प्रक्रिया लंबे समय तक क्रियाशील रहती है तो विभिन्न गहराइयों तथा रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं वाले स्तरों का निर्माण होता है, और वो चीज़ हमें मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मैं अगले वीडियो में आपको इसका एक डायग्राम बना के बताऊंगी, पर हम इसमें ये समझ लेते हैं कि इसमें जो ए लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत जो होती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, और परंतु इसके नीचे जाने पर जलवायु तथा वनस्पति के दशाओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसमें मृदा कण बड़े होते हैं। बी लेयर में खनिज और जैव पदार्थ दोनों ही पाए जाते हैं। सी लेयर में आपके मूल शैल का चूर्ण मिलता है, और अधिकांशतः यहाँ पर यह अपरिवर्तित ही रहता है। तो हम बात करेंगे ए लेयर की। ह्यूमस की मात्रा अधिक, और पर इसके मात्रा में अंतर पाया जाता है स्थान स्थान पर। क्यों? जलवायु तथा वनस्पति की दशाओं के अनुसार। घास वाली वनस्पति क्षेत्रों में ये मृदा है, और वन प्रदेशों में निर्मित मृदा में ह्यूमस की पतली परत होती है, और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ह्यूमस बहुत कम होता है। घुलनशील जैव पदार्थ निचले स्तर में चले जाते हैं। लीचिंग प्रक्रिया इसमें हम बोलते हैं। बी लेयर में जैव पदार्थ का निविक्षेपण होता है। शुष्क जलवायु प्रदेश हैं, और लेयर का चूना बी लेयर में आता है कैपिलरी एक्शन द्वारा। खनिज तथा जैव पदार्थ अधिक होते हैं। सी लेयर में मूल शैल का चूर्ण मिलता है, और अधिकांशतः यह अपरिवर्तित रहता है। क्योंकि इन्हीं मृदा परिच्छेदिकाओं के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि किस किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का हमें देखने को मिलेगा। तो अगली वीडियो में आपको जो हम बताएंगे उसमें यही बताएंगे कि एशिया में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।